सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। और जी आपको भी मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार संगीता, और हमारी सभी सखियों को मेरा भी नमस्कार। तो भाई आज अब तुम बताओगे कि 4 दिसंबर है जी, फिर हम कहेंगे शुक्रवार है। जी आज लेकिन आज खास बात ये है कि भारतीय नौसेना दिवस है। और साथ ही साथ कागज और पर्यावरण की बातें भी करेंगे। हाँ, मतलब हम बात करेंगे कागज और पर्यावरण की केवल नहीं बात करेंगे, बल्कि हम कागज का पूरा इतिहास बताने वाले हैं कि कैसे इसका आविष्कार हुआ और कैसे कैसे ये दिन प्रतिदिन मतलब तरक्की करते करते आज हमारे हाथ में कागज आ गया। पहले हम कैसे किस चीजों पर लिखते थे, तो ये बड़ी रोचक बात होगी आज जी। और आज एक और खास बात है कि हमारी सखियों को ये भी बताना है, सुनने वालों को ये भी बताना है कि अपने खास मित्र की एक खास बात साझा करें। कैसे करेंगे? जो हमारा पेज है सखी सहेली का, फेसबुक पर जाइए और हमारे सखी सहेली के पेज में अपने कमेंट्स दीजिए। तो इस तरह से हाँ, बल्कि ये कमेंट से थोड़ा अलग हटके है, वो ये कि अपने किसी भी मित्र की, जरूरी नहीं है वो खास हो, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं और उनकी कोई ऐसी बात आती है कि अगर दोस्त का नाम आए तो सबसे पहले उस दोस्त का नाम, मतलब दोस्त की बात चले तो सबसे पहले उसी का नाम आपकी जबान पर आए और उसकी कोई एक ऐसी बात, कुछ भी उसकी आदत हो सकती है या कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपको तुरंत याद आए। जैसे हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं, बड़े हंसमुख होते हैं, कोई बहुत टुनक मिजाज भी होते हैं, पटक से उनको बुरा लग जाता है, कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बेबाक होते हैं। तो ये कुछ खूबियां होती हैं हमारे दोस्तों की। और कुछ ऐसे होते हैं कि किसी भी स्थिति में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। तो ये कुछ गुण या यूं कहें कि आदत होती है उनकी, उनको हम साझा कर सकते हैं। कोई ऐसे मित्र होते हैं कि जिन्हें हर समय चाय चाहिए होती है। तो कुछ ऐसे मित्रों की बातें आप हमें फेसबुक पर लीजिए, हम उस पर करेंगे। और आज तो शुक्रवार है जी, आज शुक्रवार है और रेसिपी भी हम बताएंगे, कुछ व्यंजन विधियां भी बताएंगे हम। तो जाहिर है कि खाने की जब बात आती है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी उसी से चलती है, लेकिन साथ साथ सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। और आज 4 दिसंबर है। आज ही के दिन प्रत्येक वर्ष देश में हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, जो भारतीय सेना का सामुद्रिक अंग है। हमारी नौसेना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है, जो अपनी जिम्मेदारियों को हर कीमत पर अंजाम देती है। जहां एक तरफ भारतीय नौसेना अपनी सामुद्रिक सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं वसुधैव कुटुंबकम के आचरण का पालन करते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षक भी है। बिल्कुल, भारतीय नौसेना का इतिहास काफी विस्तृत है। 8 सितंबर सन 1934 को तत्कालिक ब्रिटिश साम्राज्य की भारतीय विधान परिषद में भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम की स्वीकृति दी गई और रॉयल इंडियन नेवी का प्रादुर्भाव हुआ। और इसी तरह से दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी होती गई और देश के अथक प्रयास से स्वतंत्रता के बाद सन 1950 में भारतीय नौसेना को आधिकारिक पहचान मिली। भारतीय नौसेना सैनिक और वाणिज्य की दृष्टि से समुद्री मार्ग का नियंत्रण करती है और ये नौसेना आधुनिक युद्ध तकनीक से लैस है, जैसे कि वायुयान, नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र और सबमरीन जो चीज़ें हैं जिनसे कि हम पानी के अंदर, जिनको हम सामान्य भाषा में कहें कि पनडुब्बियाँ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी खास पहचान है जी। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत पर थोपी गई बहुत सारी जंगें ऐसी लड़ी गई हैं, सभी वाकिफ हैं इन जंगों से। तो हमने सफलता भी हासिल की है। भारतीय नौसेना ने इन जंगों में भारतीय थल सेना और वायुसेना को कवर या कह सकते हैं कि आवरण प्रदान किया। नौसेना सेना का प्रबल सहयोग 1971 के युद्ध में यानी 1971 के युद्ध में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जब भारत से अलग हुए पड़ोसी देश ने अपने ही अधिकार क्षेत्र में आने वाले सूबों के अधिकारों को नजरअंदाज किया और सभी को युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया। भारत ने अपने वचन को निभाते हुए पूर्वी बंगाल की सहायता के आग्रह को स्वीकार किया था। 1971 की जंग में अन्य सभी के साथ भारतीय नौसेना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। 4 दिसंबर यानी आज ही के दिन भारतीय नौसेना ने इस युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट के सफलतापूर्वक जब अंजाम दिया, तो इसी के दिन को हमने नाम दे दिया भारतीय नौसेना दिवस। और इस युद्ध में सेना के नौसैनिक अड्डे पर हमला किया गया, मिसाइलों से लैस उनके युद्धपोतों को नेस्तनाबूद कर दिया जो भारत पर
घात लगाए हुए थे, यानी कि इस तरह से हमने दुश्मन के छक्के छुड़ाए और 3 जहाज पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हमारे सैनिकों द्वारा। इसमें भारतीय सेना का आईएनएस खुखरी क्षतिग्रस्त भी हुआ था। जी, आईएनएस खुखरी में सवार हमारे कुछ सैनिक अधिकारी और 9 सैनिक भी शहीद हुए थे, लेकिन उन सभी सैनिकों ने दुश्मन क्षेत्र के नौसैनिक अड्डों पे तैनात उन सभी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया जिनका रुख भारत की तरफ था और शत्रु के एक बड़े मिशन को नाकामयाब किया। आज ही के दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट का अंजाम दिया गया और इसलिए हम मनाते हैं इसे। शत्रु की हार और इस मिशन को कामयाबी के शिखर तक ले जाने वाले शहीदों को आज हम नमन करते हैं और उन्हें याद करते हैं और उनकी शहादत के लिए हम एहसानमंद हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि और कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से हम उन्हें फिर से श्रद्धांजलि देते हैं। जी, और इस तरह से कि 1971 की जंग भारतीय जांबाज सैनिकों के नाम रही रेणु जी, और विश्व पटल पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का प्रादुर्भाव हुआ। बच्चों को पाले जो घर वापस राम आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों।
तो ना जा न जा उसकी माँ बोली। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा न जा उसकी माँ बोली। वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। अच्छा चलते हैं, अच्छा चलते हैं, कब आएंगे ये कहना मुश्किल होगा। तुम कहती हो खत लिखना, खत लिखने से क्या हासिल होगा। खत के रणभूमि से विजय का जो पैगाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। जिस मुस्तैदी से हमारे सैनिक, हमारे साथी तैनात रहते हैं, तभी हम आराम से यहाँ बैठ के कार्यक्रम करते हैं और हमारे संगी साथी कार्यक्रम सुन पाते हैं ना जी। कितने सुकून से हम बैठे हैं जी। और हमारे फौजी साथी भी सुनते हैं सरहदों पर कार्यक्रम। बहुत ज्यादा। तो हम सारे अपने फौजी साथियों को सलाम करते हैं और खास तौर से नौसेना दिवस की ढेर सारी बधाई भी देते हैं। आज उनका खास दिन है। और जो हमने बात की कि बहुत खास दोस्तों की बात है, तो सबसे बड़ी मजेदार बात तो संगीता तुम देख ही रही हो कि हमारे एक मित्र ने लिखा है कि हमारे खास मित्र में विविध भारती की बात साझा करना चाहते हैं। जैसे सखी सहेली दो उद्घोषक मिलकर पेश करते हैं, वैसे ही कुछ बातें, कुछ गीत प्रोग्राम को दो उद्घोषक मिलकर प्रस्तुत करें तो कार्यक्रम में रोचकता, नोकझोंक सुनने को मिलेगी और आप दोनों कुछ बातें, कुछ गीत एक साथ लेकर आए। तो बहुत स्वागत है आपके इस विचार का। लेकिन बात वही है कि हमने कहा था कि आप अपने किसी याद आए कि कौन सा आपका मित्र, तो एक ने बहुत अच्छे से साझा किया कि कोई भी खूबसूरत बात बार बार कहने से आदत का रूप ले लेती है। जैसे एक हमारा मित्र है, बार बार अरे यार कहता है, तो अच्छा बहुत लगता है लेकिन बुरा भी। तो ये बात है। ऐसे ही हमारे मित्र की बात संगीता बताना चाहती हूँ मैं कि हमारी एक मित्र ऐसे ही कहते थे मैंने सब मैनेज कर लिया है। तो हम लोग उनको कह दिया था कि भाई ये जैसे ही आते थे तो कहते ये काम मैंने सब व्यवस्था, जैसे लगता था कि वही कर रहे हैं। घर में कोई भी या कहीं भी कोई उत्सव हो, कुछ हो, तो वो यही दिखाते थे कि उन्होंने ही सब किया है। तो इस तरीके की आदतें होती हैं जी। और वो जब एक ही शब्द बार बार बोला जाता है तो फिर वो एक उस व्यक्ति की पहचान बन जाता है। पहचान के कलाम हो जाता है, तकिया कलाम हो जाता है जी। तो भाई जो हम लोगों ने कागज पर चीजें लिखते हैं, चिट्ठियां लिखी जाती थी, कागज कितना महत्वपूर्ण है ना। तो बहुत पहले की अगर हम बात करें तो ताड़पत्र, ताम्रपत्र यानी ताड़ के जो पत्ते होते थे उस पर, तांबे के पत्तों पर, भोजपत्र पर लिखा जाता था, संदेश यहाँ से वहाँ भेजा जाता था और साहित्य को भी सैकड़ों वर्षों तक संभाल कर इसी तरह से रखा जाता था। साथ ही शिलालेखों पर, लकड़ी पर भी लिखा जाता था जिससे उन्हें लंबे समय तक
सुरक्षित रखा जा सके। आजकल हमारे हाथ में, सबके हाथ में कागज है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और इतिहासकारों की माने तो सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ, और इस हिसाब से 201 ईसा पूर्व हान राजवंश के समय चीन के निवासी त्साई लुन ने कागज का आविष्कार किया। जी, और क्योंकि कागज पहले बांस और रेशम के कपड़ों पर कागज पर कागज से पहले बांस और रेशम के कपड़ों पर लिखा जाता था। तो बांस भारी होता है और रेशम महंगा होता है, तो ये सोचकर त्साई लुन ने शहतूत के पत्ते, पेड़ की छाल और अन्य तरह के रेशों से कागज का निर्माण किया, और फिर कागज का इस्तेमाल पूरे विश्व में किया जाने लगा। और त्साई लुन कहलाए कागज के संत। मिस्र में कागज पेपरस एंटिकोरियम नामक घास द्वारा बनाया जाता है, और फिर रोम में भी कागज बनाया जाने लगा। इसके बाद भारत में कागज का भी बाद में निर्माण होना शुरू हुआ, और जी सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान ये शुरुआत की गई। जी हाँ, और हम वर्तमान भारत की बात करें तो कागज का पहला कारखाना कश्मीर में 14वीं शताब्दी में लगाया गया। सन 1870 में आधुनिक तकनीक पर आधारित कागज का सबसे पहला कारखाना हुगली नदी के तट पर कलकत्ता के निकट बाली नाम के स्थान पर लगाया गया। शुरू में कागज हाथ से बनाए जाते थे, पीटकर किसी तरह से, और बाद में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। कागज पर देवनागरी लिपि में लिखी हुई कुछ पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। संस्कृत में लिखी हुई बहुत सारी पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। कागज कई तरह के होते हैं, इसमें से कुछ बॉन्ड कागज, क्राफ्ट कागज, चीनी कागज, बैंक कागज, और अब तो संग्रहालय अभिलेखों के लिए विशेष कागज तैयार किए जाते हैं जो वर्षों वर्ष तक, शताब्दियों तक नष्ट नहीं होते हैं। तो जब अभिलेखों को रखने की बात होती है या किसी भी चीज को संग्रहित करने की बात होती है ताकि ये पूरी जनरेशन खत्म भी हो जाए या पूरी पृथ्वी भी नष्ट हो जाए, तो वो कागज पर वो चीजें संरक्षित रहें, तो ऐसे भी कागज बनने लगे हैं। जी, कपड़ों की लुगदी, देवदार, भोज, पपलर, फर, सफेदा आदि वृक्षों के तने से कागज की लुगदी पहले बनाई जाती है, और कागज के निर्माण में सेलुलोज की बड़ी भूमिका होती है, जो एक विशेष प्रकार का रेशा है। उदाहरण के तौर पर रुई को हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। कागज इससे नहीं बनाया जाता क्योंकि रुई महंगी होती है। तो वृक्ष के तने की छाल को साफ कर फिर चिपर मशीन द्वारा काट कर डाइजेस्टर में डाल देते हैं। व्हाइट लिकर रसायन भी डालते हैं, और फिर लुगदी को निकालकर ब्लीच के द्वारा इसे साफ करते हैं, फिर उसमें रंग मिलाते हैं, जिस रंग का बनाना हो। फिर उसके बाद फिर से रंग डालने के बाद इनकी मशीन से सफाई की जाती है, और वायर तकनीक के द्वारा फिर से इसे पानी में अलग करके पेपर शीट बनाई जाती है, जो हम देखते हैं, जैसा कि यानी कि एक कागज बना दिया जाता है। पेपर शीट से प्रेस सेक्शन में जाती है, वहाँ ड्रायर से सूखने के बाद ये सूख जाती है, और फिर कागज कैलेंडर से, सुपर कैलेंडर से होकर पॉप रील पर इकट्ठा हो जाती है, और रिवाइंडर की मदद से छोटे छोटे पेपर रोल्स में रिवाइंड करके कटर के माध्यम से अलग अलग आकार के पेपर साइज में काट दिया जाता है, और फिर उसके बाद इसे फिनिशिंग दी जाती है, यानी कि उसको उसका स्वरूप जो है वो साफ सुथरा सुंदर हो वैसा तैयार किया जाता है। इस प्रकार अनेक प्रक्रियाओं से गुजर कर ये कागज हमारे हाथ तक पहुंचता है। जी, और भारत में अगर देखें तो कागज ज्यादातर बांस और पेड़ों की लकड़ी जैसे स्प्रू और चीड़, सबई और स्पार्टो, ये घासें हैं जिनसे बनाया जाता है। खासकर सबई घास से बनाया जाता है, क्योंकि कागज वन उत्पादित संपदा भी इसमें होती है, इसलिए पेड़ों की कटाई की जाती है, जिससे पर्यावरण में बहुत प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो विश्व में जो कागज के इस्तेमाल है या खपत है वो बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से जंगलों की कटाई भी होती है, पर्यावरण भी इससे प्रभावित होता है, वन्य प्राणी भी प्रभावित होते हैं, और जलाशय भी प्रभावित होते हैं, जंगल प्रभावित होते हैं। तो सब चीज़ों का संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए। कागज का दुरुपयोग, चूंकि ये बड़ी मुश्किल से बनते हैं, तो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, बल्कि लगाना ही चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ साथ हमारी एक सखी साझा कर रही हैं कि पेपर के कारखाने से नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होता है,
सल्फर होगा इन सल्फर, गलती से। जी जी। तो जो ग्रीनरी है उसके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो एक तरह से कहना चाहिए कि ये जो सीधे सीधे कटाई की बात तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती है, लेकिन उसके साथ साथ जो कारखाने लगते हैं कागज बनाने के लिए, उनसे भी बहुत सारी जो गैसें उत्सर्जित होती हैं, उनसे पर्यावरण नष्ट होता है। तो दुरुपयोग तो है ही, हम रोक सकते हैं। लेकिन संगीता एक बात और है कि सदुपयोग की अगर हम बात करें तो जैसे हम सोचते हैं कि रेलवे का टिकट है या हवाई जहाज का टिकट है, ये सदुपयोग है नहीं। आप अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं तकनीकी, जैसे कि अभी हमने एक यात्रा की तो हमें कागज नहीं लेना पड़ा हाथ में। तो आप अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपका आइडेंटिटी कार्ड, बोर्डिंग पास, हवाई जहाज का सब चीजें उसी में आ जाती हैं। आप बिल्कुल बिना किसी कागज को हाथ में लिए ये यात्रा तय कर सकते हैं। रेलवे में भी जब आता है कि आप अपने फोन में ही रखिए, कोई जरूरत नहीं कि आप उसकी टिकट निकालें। हाँ। ऐसे ही जैसे कि अगर हम एटीएम मशीन पर जाते हैं तो हम जबरदस्ती उसका वो जो हम अगर पैसा निकालते हैं तो उसकी छोटी सी पर्ची ले लेते हैं, थोड़ा सजग हो जाइए। वहां पर आता है कि आपको उसकी रसीद चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप ना कर दें तो ज्यादा अच्छा है ना संगीता? जी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कागज हम जितना इस्तेमाल करना होता है उससे कहीं बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं जी। और उसके बाद बड़ी लापरवाही से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे थोड़ा सा लिखा और उसके बाद अरे वहां गलती हो गई तो फिर उसको मोड़ा और फिर फेंक दिया। तो बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए। और सोच समझकर जितने कम शब्दों में अच्छे से अच्छा सोच समझकर अगर लिखें तो फिर इससे कागज की जरूर बचत होती है। और रेणु जी आपको याद होगा कि कागज को बड़े पतली पतली उसकी तिलंगी भी बनाई जाती है, उसे सजाया भी जाता है रंग बिरंगी, तो इस तरह से रंग भी मिलाए जाते हैं। तो उस तरह से कागज हमें बड़ी एक तरह से कह सकते हैं खुशी भी देता है। छोटे छोटे बच्चे क्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं कागज को, इसलिए अलग अलग रंग भी कागज के होते हैं। तो जिसे पतंगी कागज भी कहते थे हम लोग, बहुत पतले कागज होते थे, उनसे हम लोग क्राफ्ट बनाते थे। वो सारी चीजों में भी अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत संभल के करें। और हर आमतौर पे एक बात और बहुत जो हम सामान्य तौर पर करते हैं, जैसे कि अगर हम पिक्चर देखने गए या हवाई जहाज के लिए गए तो एयरपोर्ट पर या किसी और सार्वजनिक स्थल के बाथरूम में जहाँ पर कि टिश्यू पेपर्स रखे होते हैं, जहाँ आपको हाथ पोंछना होता है, आप हाथ धोकर निकलते हैं। और कम मतलब मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि एक जिससे काम हो सकता है, पहले एक में आप अपना गीला जो हाथ का पानी है वो सुखा लीजिए, नहीं, वो एक बार में ही 3-4 निकालते हैं और बस ऐसे ऐसे छुआया और उसको फेंक दिया डस्टबिन में, जो कितना साफ सुथरा और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का वो कागज होता है। तो आप उसको पहले एक करिए। हमें लगता है कि कहीं अगर आप ध्यान से करें तो वो आपके 2 कागज के टुकड़े में वो काम हो सकता है। हम बिना अनगिनत तरीके से धार 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 3-4 निकालते हैं और बस ऐसे ऐसे पोंछा और फेंक दिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको मुफ्त में मिल रहा है तो आप उसका बेतहाशा इस्तेमाल करें। ये हम आग्रह करेंगे अपनी सखियों से, अपने दोस्तों से जो श्रोता सुन रहे हैं, और इसके प्रति जागरूकता भी फैलाएं कि ऐसा नहीं कि सार्वजनिक स्थल पर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं तो वहाँ के भी वॉशरूम में, प्रसाधन में जब आप जाते हैं हाथ मुंह धोने तो कागज रखे होते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि आपने पैसे खर्च किए हैं तो आप बेपनाह उसका इस्तेमाल करें ना। जी जी। और एक चीज और याद आती है रेणु जी कि जब हम लोग छोटे थे तो कागज की नाव बनाया करते थे, लेकिन उस वक्त भी ये ध्यान देते थे कि जो जिस कागज पे लिखा न गया है, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरे पेपर की नाव कभी भी नहीं बनाई जाती थी। बिल्कुल सही। हाँ, और लिखे हुए पेपर की नाव हम लोग बनाया करते थे। यानी वो कॉपी भी हम ठीक से रखते थे जिन पर हम लिखकर पूरा वो कर चुके होते हैं और जो हमारे लिए वो बेकार सी होती थी। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और कागज बहुत मूल्यवान चीज है, बड़ी मुश्किल से बनता है, तो उसका अपव्यय हमें रोकना होगा और तभी हम पर्यावरण भी संरक्षित कर सकते हैं। और ये माताएं भी कर सकती हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही इस बात की बिल्कुल आदत डालें कि कॉपी के जो पन्ने होते हैं वो बिल्कुल भी वो बर्बाद न करें। जी।
जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था, मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। भाई ये दोस्तों में नाराजगी और फिर मिलना मिलाना तो बड़ी मजेदार बातें होती है ना संगीता। और हमारी एक सहेली ने बहुत प्यारी सी एक बात लिखकर भेजा है। लिखा है कि वैसे तो मेरी उम्र काफी हो चुकी है, और सहेली की बात करें तो 10 साल की थी तब बच्चे हम लोग गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला करते थे, और मेरी एक सहेली ने मेरी गुड़िया चुरा ली थी। तब से मैंने उससे बात करना ही बंद कर दिया। काफी साल निकल गए, हमने बातचीत नहीं की तो नहीं की। हम बड़े हो गए, हमारी शादी अभी हो गई, एक दूसरे को देखा नहीं। और हमारा बेटा हुआ, बेटा बड़ा हुआ, बेटे की जब शादी हुई तब हम मिले। मैंने अपने बेटे की शादी में उसे बुलाया, इतनी खुशी हुई कि खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जी, तो छोटेपन में कुछ बातें चुभ जाती हैं, तो वही हो गया इनके साथ। जी हाँ, तो लेकिन ऐसी जो बातें आप अपनी और भी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो साझा कर सकते हैं। लेकिन भाई बड़ा अच्छा ये लगा संगीता कि इन्होंने बुलाया, और जो खुशी है वो इनकी बातों में छलक रही है। हाँ। और तो सखी सहेली कार्यक्रम हम जारी रखेंगे, लेकिन एक समय है छोटे से अंतराल का।
सखियों की बातें, उनकी खुद की सखियों की और सहेलियों की और मित्रों की बातें हम आज आमंत्रित कर रहे हैं कार्यक्रम में, सखी सहेली में ना। तो हमें उम्मीद है कि हमारे ढेर सारे साथी और लिखकर भेजेंगे। उम्र जब बढ़ती है तो कैसे हम पुरानी चीजों को भूलना भी चाहते हैं। हाँ। और उतना ही संगीता, ये जब उम्र आती है थोड़ी सी बढ़ती हुई उम्र, जिसे कि अगर हम सामाजिक दृष्टि से या हम इस समय संसार की बात करें, प्रचलन में यही है कि उसे हम वृद्धावस्था कहते हैं। तो पुरानी बातें उतना ही भूलना भी चाहते हैं और उतनी ही याद भी आती हैं पुरानी बातें ना। जी बिल्कुल याद आती हैं। तो उम्र में तो उम्र जब बढ़ती रहती है तो पता भी नहीं चलता है। जी। छोटेपन से, फिर बाल्यावस्था से, फिर और बड़े हो गए, फिर कब बुजुर्ग हो गए ये भी पता नहीं चलता। धीरे धीरे तो समय व्यतीत इसी तरह से होता है। लेकिन शरीर जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें बताने लगता है कि भाई अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमारा एक जो है उतनी क्षमता नहीं रही शरीर की। तो ये जो वृद्धावस्था जब आने लगती है तो हमें खास तौर से ये जो सर्दी का मौसम है, इसमें वृद्ध लोगों का बहुत ख्याल हमें रखना चाहिए। जो घर में अगर जरा भी उम्र दराज लोग हैं तो उन्हें हम अपनी सेहत से ना आंकें। कि जैसे कि होता है ना कि अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं, कहीं तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, सुबह शाम तो बहुत कड़ाके की ठंड भी हो गई है। तो ऐसे में आप ये ना सोचें कि ठीक है हमने एक स्वेटर पहना है तो हमारे पिताजी का या माताजी का भी इतने में हो जाएगा। नहीं, उनको कम से कम 3-4 गुना ज्यादा ठंड लगती है। तो ऐसा ना सोचें आप। कभी कभी हम झुंझला जाते हैं, हम कहते हैं क्या इतनी ठंड नहीं है, लेकिन नहीं, आप नहीं समझ सकते। उनकी जब शरीर जब अक्षम होने लगता है, कमजोरी होती है तो ज्यादा ठंड लगती है। तो थोड़ा सा शरीर का ख्याल रखें और वो जितना कहें उतना उन्हें गर्म कपड़ा जरूर पहनाएं जी। और थोड़ा सा उन्हें समय दें। जी। और उनकी बातें भी सुने। हाँ, जी, ये बात तो बहुत उनकी बातें सुने और उनका पूरी तरह से ध्यान रखें। और आपने जैसे कहा रेणु जी, झुंझलाहट भी होती है बहुत कई बार। लेकिन जैसे तुमने ये बहुत अच्छी बात कही, जैसे कि अगर बात करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उन्हें कितनी ठंड लग रही है ना। बिल्कुल, बात भी करना चाहिए। और कभी भी उन्हें पहली बात तो अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है घर परिवार में। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है रेणु जी कि घर परिवार में सभी ध्यान भी देते हैं लेकिन बुजुर्ग खुद अपना ध्यान नहीं देते। हाँ। ये बात भी हो जाती है कभी कभी। लेकिन संगीता एक बात ये बताओ। हाँ, तो मन के मतलब मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो उन्हें हमेशा ये सोचना चाहिए कि भाई कैसी भी परिस्थिति है थोड़ा खुश रहने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उम्र के ऐसे पड़ाव पे होते हैं कि उन्हें ये लगता है कि नहीं अब तो हम बुजुर्ग हो चले हैं। तो खुशी अंदर से हमेशा समेट के रखनी चाहिए। जी। देखो, लेकिन एक बात है, हम यहाँ पर ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो बात है उम्र दराज लोगों की अगर हम बात करें तो कम से कम 60 वर्ष हो चुका है जिनका हम उनकी बात कर रहे हैं, या 70 से भी ऊपर। तो अब आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं। लेकिन हाँ, जैसे थोड़ा सा अगर वो परेशान होते हैं तो जैसे आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी झुंझलाहट कम हो रही है। क्योंकि वो झुंझला किस लिए रहे हैं, वो परेशान किस लिए हैं, वो या वो शिकायत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बता नहीं पाते कुछ, क्योंकि हम बैठते ही नहीं उनके पास। तो थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा हमारा समय, और उनसे हम कितने ढेर सारे अनुभव ले सकते हैं। अगर आप बहुत स्वार्थी होकर भी सोचे तो हमें बहुत कुछ उनसे मिलेगा, हमारे थोड़ा सा समय उनके साथ गुजारने से। जीवन का खजाना होता है, खजाना होता है। इसके साथ साथ जब बात आती है कि पहनावे ओढ़ावे की, जैसे हमने बात की कि उनको देखें कि क्या जरूरत है, तो इस समय खास ख्याल रखें कि खान पान का उनके, कि पहली बात तो उन्हें जो पचे पहले तो वही देना है, और जो उन्हें रुचे वो देना है। तो जो कहते हैं जो रुचता है वही पचता है ना। जी। तो खान पान भी कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आजकल तो जाड़े का मौसम है, तो जाड़े के हिसाब से ही होना चाहिए सब कुछ। साथ ही साथ एक बात ये भी है कि बुजुर्ग कई ऐसे भी हैं जिन्हें मधुमेह की शिकायत होती है, जिन्हें हृदय से कुछ संबंधित शिकायत होती है, या चलने फिरने में कुछ परेशानी होती है। तो इन सब चीजों से भी बहुत बार क्या होता है कि खाने में बदलाव करने पड़ते हैं। और ज्यादा कोई तकलीफ है तो फिर आप खाने में जो बदलाव करें वो डॉक्टरी सलाह से जरूर करें। हाँ। लेकिन फिर भी जो सर्दी की बात हम कर रहे हैं, पहनावे ओढ़ावे के संग संग खान पान में बिल्कुल ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए मोटे अनाज खाने से, या कुछ जैसे गुड़ है, बाजरा है, मक्का है, ये सब खाने से शरीर के अंदर गर्माहट रहती है। अगर पचता है तो आप सूखे मेवे हैं, ये सारी चीजें देने से
दूध में हल्दी डालकर देने से अंदर से जो गर्माहट रहती है, हड्डियों को जो गर्माहट मिलती है, वो बहुत आवश्यक होती है। ये सामान्य तौर से खाने से नहीं पूर्ति इसकी होती है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखें कि उन्हें क्या दें कि उन्हें अंदर से गर्माहट मिले, या उन्हें धूप अगर सेकना है तो धूप में बैठने दें, ऐसी व्यवस्था करें उनके लिए। अब सिर्फ उनके चलने उड़ने या उनके बिस्तर को कहीं और खिसकाने से हम परेशानी अपनी बढ़ाना नहीं चाहते, तो अक्सर हम टाल जाते हैं इन चीज़ों को। ऐसा ना करें जी। ठंड से भी बचने के पूरी तरह से उपाय करने चाहिए कि किस तरह से ठंड से बचा जाए। उतना ही शरीर को ढकना भी बहुत जरूरी है। और नाजुक अवस्था होती है रेणु जी, कहते हैं कि शिशु की जितनी देखभाल की जरूरत होती है एक, उसी तरह से बुजुर्गों की भी देखभाल की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा उन्हें जो है वो संतुलित आहार पर लोगों को, घर में भी जो लोग हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए, और बुजुर्गों को खुद भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर बुजुर्ग हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यही कहते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई, हमारे लिए कुछ नया कपड़ा मत खरीदो। तो यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहते हैं संगीता, कि अब बहुत सारे ऐसे ऊनी कपड़े आ गए हैं जो बहुत हल्के होते हैं, और उन्हें हम लोग, जैसे पहले होता था कि 5 कपड़े 6 कपड़े पहन लेते थे मोटे मोटे सर्दी से बचने के लिए, लेकिन अब ऐसे पतले हल्के कपड़े आते हैं कि 1-2 आपने पहन लिया और पूरी गर्माहट होती है। तो वैसा उनके लिए खरीद कर लाएं। भले ही वो कितना भी मना करें, लेकिन आप कोशिश करें। इसके साथ साथ क्या होता है कि दस्ताने हैं, मोजे हैं, ये बहुत गर्माहट देते हैं, मफलर है, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। ऊनी कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो उनकी गर्माहट भी कम हो जाती है। तो नए खरीदें। और पूरी आस्तीन के जो कपड़े होते हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं। पैजामा भी अगर इस तरह का है तो देखिए कि टाइट जो होते हैं, टाइट होते हैं। पर रेणु जी आजकल थोड़ा सा ठंड का समय है, तो बहुत ज्यादा टाइट कपड़े भी ठीक नहीं, डार्क रंग के कपड़े, गाढ़े कलर के कपड़े भी ठीक नहीं, क्योंकि उनमें मच्छर बहुत बैठ जाते हैं। जी, तो वो थोड़े से ढीले, लेकिन ऊनी कपड़ों का ख्याल रखें। उसके साथ साथ एक बात और है संगीता, कि जैसे कि बुर्सी पहले तापी जाती थी, या हीटर चाहिए, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। हीटर लगाएं तो ज़रूर ख्याल रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ज़्यादा लगातार जलने से हवा में दिक्कत हो जाती है। कुछ तो जो बहुत बुजुर्ग हैं उनको उनका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हीटर भी वो उठकर बंद नहीं कर सकते, बोरसी भी हटा नहीं सकते जो काफी गर्म हो जाती है। कई बार तो बोरसी तख्त के नीचे भी रख दी जाती है, तो इसका भी ध्यान देना है कि समय पे उसको हटा लेना चाहिए। जी। तो और इसके साथ साथ एक बात और है कि अगर कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा जब ठंड लगती है तो एक आध बार चिकित्सक ये भी कहते हैं कि गर्म पानी में हाथ पैर डाल दें, तो उससे थोड़ी सी पूरे शरीर में गर्माहट आ जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि एक बच्चे की तरह, फूल पान की तरह होते हैं बुजुर्ग, उनको बीच बीच में देखते रहना चाहिए कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही है, या ज़्यादा गर्मी तो नहीं हो गई, या कमरे का वातावरण कैसा है, कहीं वहाँ की जो हवा लेने में उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना जी। और इससे उन्हें खुशी भी मिलती है, घर वालों को भी खुशी मिलती है, बुजुर्गों को भी बहुत खुशी मिलती है कि थोड़ा समय लोग भी, घर के लोग भी उनके साथ बिताया करते हैं, तो अच्छा लगता है। या मैं एक चीज बताऊं रेणु जी, कि जो मोटे अनाज होते हैं वो बुजुर्गों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। जैसे कि अगर गेहूं की रोटी है तो सिर्फ गेहूं की रोटी अगर दी जाएगी तो शायद पचने में दिक्कत हो, तो ज्वार बाजरा की तो खाते ही हैं, लेकिन एक मिले हुए आटे की रोटी भी बना सकते हैं। जैसे कि 10 किलो समझिए गेहूं है, उसमें 1 किलो आप सोयाबीन, 1 किलो चना, छोटे चने, और 1 किलो जौ, और 1 किलो मक्का, ये मिलाकर के अगर पिसवाया जाए तो बहुत अच्छा आटा इससे तैयार होता है। यानी आजकल जिसको कहते हैं कि कई मिले जुले अनाजों के साथ में, तो इससे जो होता है कि हमें फाइबर्स भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, रेशे मिलते हैं, तो पाचन में भी अच्छा रहता है, और उसके साथ साथ पेट बहुत अच्छे से साफ होता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और वहीं कुछ सखियों ने बात कहा है कि आपकी बातें अच्छी लग रही हैं, 63 साल की हो गई हूँ और मुझे एक इन्होंने अपनी सहेली के बारे में लिखा, लेकिन उससे पहले एक जो पहले हमारी जिस सहेली ने लिखा था उनकी बातें हम एक बार फिर से साझा करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी लगी थी। कि इन्होंने लिखा है कि मेरे 10 साल की थी तो गुड्डे गुड़िया खेलते थे, और मेरी सहेली ने गुड़िया चुरा ली थी, और मैंने उसे बात करना बंद कर दिया। काफी साल निकल गए, बातचीत नहीं की, हम बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई, फिर हमारा बेटा हुआ। बेटा जब बड़ा हुआ तो उसकी हमने शादी की, और जब उसकी शादी की तो अपनी सहेली को उसमें बुलाया, और इतनी खुशी हुई कि खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो बचपन का प्यार दबा हुआ था। उससे जो गर्माहट मिलती है ना, जो कहते हैं ना कि दोस्ती की जो गर्माहट होती है उसकी गर्माहट अलग होती है ना, बिल्कुल अलग होती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो गीत की भी गर्माहट हम लोग ले लें। बिल्कुल।
को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।
बागबान, क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागबान। भाई ये बागबां हमारा यूं ही खिलता रहे, चमन में खुशबू भरी रहे, हम तो यही सबके लिए दुआ करते हैं, है ना। और हमारी जो सखियां सहेलियां हैं, अगर कोई मित्र रूठ गया है तो उसे मना लें, अभी भी मौका है। और हमारी एक सखी लिखकर भेज रही हैं कि जब मैं 8-10 साल की थी, मेरी पड़ोस में जो थे उनकी भांजी वो अपने भाई के साथ अफ्रीका से आई थी पढ़ाई करने के लिए, और किसी बात पर नाराज हो गई, हम दोनों में हो गया झगड़ा बस। और एक बार उसके फिर वो चली भी गई, भाई जाहिर है कि हमारी बोलचाल बंद हो गई थी, लिखती हैं। फिर एक बार उसके छोटे भाई के साथ वो आई, भारत जब आई तो फिर छोटे भाई से मिलने ही के लिए, मतलब वो मेरे पास आई, छोटे भाई मुझे लेकर आया, मतलब उसको लेकर आया मेरे पास। फिर हम दोनों मिले और इतनी खुशी हुई कि पूछो मत। तो फिर हम भूल गए कि हमारे बीच क्या हुआ था है ना, क्योंकि एक दूसरे के संग कट्टी हो चुकी थी और वो भूल हो गया। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लंबा अरसा हो, कम समय में भी आप ये काम कर सकती हैं। और उसके बाद ये मिले, लेकिन एक इन्होंने थोड़ी सी दुख भरी बात और बताई है कि उसके बाद जब वो छोटा भाई और वो लोग जब वापस गए तो जिस भाई की वजह से हम मिले थे, बाद में पता चला कि उसकी एक कैंची से आँख की रोशनी में ख़त्म हो गई, आँख में चोट लग गई उसकी कैंची से। तो बड़ा अफसोस भी हुआ कि जिस भाई की वजह से हम अपने मित्र से मिले थे उसकी आँख में ऐसे तकलीफ़ हो गई, और उस समय साइंस में इतनी वो तरक्की नहीं थी कि ठीक हो सके। तो ये बात जो है वो बहुत संवेदनशील है। लेकिन वहीं पर ये भी है कि कैसे आप जब अपनी किसी सखी सहेली से कुछ बात हो तो मना लेना चाहिए और बात ख़त्म कर देनी चाहिए ना। जी संगीता, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? मुझे याद आ रहा है, मेरी सखी याद आ रही है। अच्छा, क्या हो गया था? उसने भी एक बार फूल गिरा दिया था। हम लोग मंदिर में जाते थे पूजा करने के लिए, तो फूल भी लेकर जाते थे। ऐसी कोई बात हुई तो उसने पूरा फूल मेरा गिरा दिया तो मुझे बड़ी गुस्सा आई थी। तो फिर कुछ दिन बात नहीं हुई, उसके बाद फिर बात होने लगी। और जब हम लोग खेलते थे तब तो बड़ा झगड़ा होता था कि कोई चीटिंग करता था, कोई धोखा देता था। जैसे कि हम लोग के जमाने में लंगड़ी टांग बहुत होता था ना, एक पैर से दौड़ते थे, फिर उसमें होता था नहीं तुमने जमीन में पैर दूसरा वाला छू दिया है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जी, रस्सी कूदने वाला भी जो खेल होता था, उसमें भी गिनती में काफी लड़ाई होती थी कि 50 गिनना था, तो वो तो अभी तो 30 ही हुआ है और आप कह रहे हो कि 50 हो गया। सही बात है। तो ये तो झगड़े हो जाते थे। और आज कुछ खास सखियों को बताना है रेणु जी। हाँ, क्या खाने के लिए बता रही हैं? जी, रेसिपी तो कुछ नमकीन और कुछ मीठी। मूंग दाल की कचौड़ी बताते हैं अपनी सखियों को। जरूर। कि 2 कप मैदा आप ले लें या अंदाज से भी ले सकती हैं, और थोड़ा सा ऑयल, तेल, आधा कप मूंग की दाल भीगी हुई आपको लेना है। अच्छा। हरा धनिया, हरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हरा धनिया और धनिया पाउडर दोनों। अच्छा। 1 चम्मच सौंफ पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च या जिस हिसाब से आप खाते हैं, हींग 1 पिंच, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर या अदरक भी ले सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर उसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। और फिर आधे चम्मच जीरा, नमक और 1/4 चम्मच गरम मसाला। तो आटा सबसे पहले गूंथ कर रख लें, तेल उसमें मिलाना है, या जो घी अगर आप खाते हैं तो घी भी उसमें मोयन में डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए। आटा पहले लगाकर रख लीजिए, 15 से 20 मिनट तक उसे छोड़ दें ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। दाल को दरदरा पीस कर फिर उसे पैन में 3-4 टेबल स्पून तेल डालें और गर्म होने पर उसमें जीरा, हींग, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर ये डालकर हल्का सा भून लें। फिर पिसी हुई दाल डालें, भूनें और देखें कि दाल का पानी सूखने लगा, तब गरम मसाला उसमें नमक, सौंठ पाउडर या अदरक जो आपने घिस कर रखी है वो कद्दूकस की हुई और लाल मिर्च और हरा धनिया डालकर इसे मीडियम आंच पर ड्राई होने तक, अच्छी तरह से खुशबू आने तक भून लें। और फिर आटे में भरकर इसे तलें।
और आंच का ध्यान रखना है कि आंच बहुत ज्यादा तेज ना हो, धीमी आंच, मीडियम आंच पर भूने ताकि अंदर तले। तक अच्छे से जी। सिज जाए। हाँ, और फिर उसके बाद चटनी से भी खा सकते हैं। और वैसे चाय ऐसे ही किसी अच्छी कॉफी के लगती साथ है, भी आप जी, ले सकते हैं अगर चाय ठीक के ठाक साथ उसमें भी। मसाला मिला हुआ है तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये बड़ी एक और हमारे मित्र लिखकर भेज रहे हैं कि इनकी भी कुछ यादें हैं, इसको भी हम साझा करेंगे, लेकिन कुछ और रेसिपी भी बता दें क्या? जी बिल्कुल, बताइए। नहीं, हम नहीं बताने वाले हैं। तो फिर मैं बता देती हूँ। हाँ हाँ जरूर। एक बता देती हूँ, और ये है चुकंदर के कटलेट्स। आजकल तो आ ही रहे हैं चुकंदर ना, आजकल आ रहे सेहत का हैं। खजाना है ये जी मौसम बिल्कुल। आजकल तो। 3 चुकंदर कद्दूकस करके ले लीजिए, जी। 3 से 4 उबले मैश किए हुए आलू, और 1 छोटी प्याज बारीक काटनी है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून मैदा, 2 कप ब्रेड क्रम्स ले लें, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और आधे चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर, नमक और आधा चम्मच गरम मसाला। पैन में 2 चम्मच ऑयल डालकर इसमें 2 ब्रेड क्रम्स जो है जी। वो 2 कप ब्रेड क्रम्स में थोड़े ब्रेड क्रम्स अलग भी कर लेने हैं, तो क्योंकि उसको मिलाना है बाद में। ब्रेड क्रम्स कैसे बनाएंगे ये बताओ? ये सूखी ब्रेड घर में भी बना सकते जी, हैं। जी, बिल्कुल। जी, सूखी हुई अगर है, या तो फिर उसको ड्राई कर लें जी। किसी तरह से, और फिर छोटे मतलब उसको अगर हाथ से भी उसको हाथ क्रश से भी कर कर सकते सकते हो, हैं, नहीं तो किसी चीज कद्दूकस से कर भी। ले सकते हैं। कद्दूकस भी कर सकते हैं, या किसी चीज से उसको अगर तोड़ लें। थोड़ा सा तोड़ लें, बुरादा जैसा बन जाएगा। बुरादा जैसा बन जाएगा, जी। और उसको सब किनारे उसके निकाल दें जी। इस तरह से। तो किनारे निकाल के आप उसको सुखा भी सकती हैं, सुखा के। पंखे में जहाँ बैठती हैं वहां पर उसको रख लें तो सूख जाएगी ब्रेड, और उसके बाद उसको तोड़ लेंगे तो मैश कर लेंगे, क्रश कर लेंगे तो वो बुरादे जैसा बन जाएगा। बुरादे जी। जैसा बन जाएगा। और उसके बाद फिर 2 चम्मच ऑयल डालकर गरम होने दे पैन। कटी हुई प्याज सबसे पहले उसमें डालनी है, उसको हल्का सा भूनना है। फिर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है आपके पास वो उसमें डालें, 2 मिनट तक इसे भूनें, और कद्दूकस किया हुआ फिर चुकंदर इसमें डाल दें और चलाएं, इसलिए कि उसका पानी सूख जाए। और फिर इसके बाद इसी में मैश किया हुआ आलू, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, ये सब जो आपने रखा है उसे डालकर ठीक से भून लीजिए, मिक्स कर जी। लीजिए। और एक बाउल में 2 चम्मच मैदे का घोल बना लें, जैसे हम लोग गुजिया के किनारों को चिपकाने के लिए बनाते हैं। एक बाउल में बना लें इस तरह से, और 3 चम्मच अलग से ब्रेड क्रम्स रखें रोल करने के लिए। और भुने हुए चुकंदर और आलू जो हैं उनके छोटे छोटे से आप उनकी गोलियां बना लें, उसे कटलेट्स का आकार दे दें, उसे फिर, और साथ में ये सारे मिक्सचर जो हैं इनमें आपको 2 कप ब्रेड क्रम्स भी मिलाना है। जो आलू और चुकंदर भुना हुआ है उसमें 2 कप ब्रेड क्रम्स भी मिलाना है, तो मिला दें उसमें और गोलियां बनाएं। उसके बाद मैदे के घोल में उसको डुबाएं और ब्रेड क्रम्स में रोल करके शैलो फ्राई कर लें। लेकिन एक बात का ध्यान देना है कि जब हम उसको डुबाते हैं, उसमें क्रम्स में डालते हैं, रोल करते हैं, तो उसके क्रम्स ठीक से हटा लें, फिर मतलब झाड़ लें, क्योंकि अच्छे से चिपका दें, या तो यूं कहो कि और पहले तो अच्छे से चिपका दें जो एक्स्ट्रा है जी, और जो अतिरिक्त लगता है आपको तो उसको हाथ से झाड़ दें, नहीं तो वो तेल में जब पड़ जाएगा तो वो तेल को गंदा करता है। जी, जल जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं तो वो जल के तेल को गंदा कर देते हैं। तो जो अतिरिक्त हो उनको आप कोशिश करके झाड़ दें उसको हाथ से, लेकिन पहले अच्छे से चिपका दें जी। और फिर उसके बाद अच्छे से उसे तल लें। हाँ, तली हुई चीजें तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। और बहुत अच्छी बात हमारे एक मित्र को याद आई है, लिख रहे हैं कि जब हम 5 वर्ष के थे तब हम मिलकर पढ़ने जाते थे अपनी मित्र के साथ। रास्ते में धूप और छांव मिलकर आती थी, तो मैंने उससे पूछा कि तेरे को धूप अच्छी लगती है, तो वो बोलती थी मुझे आधी धूप अच्छी लगती है, आधी छांव अच्छी लगती है। ये बात हमने 40 साल बाद उसके साथ शेयर की और खूब हंसे। ओहो, आधी धूप और आधी छांव अच्छी लगती है। तो भाई इस तरीके से जिंदगी भी ऐसी धूप छांव है कि हम कैसे खुश हो सकते हैं। हमारे एक और मित्र लिखकर भेज रहे हैं कि भाई कुछ इनकी बड़ी अजीब सी समस्या है। ये लिख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे, कुछ इन्होंने हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके लिखा है कि हमारी शादी हुई फीमेल फ्रेंड्स जो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी हमारे संपर्क में नहीं है। हमने फेसबुक के माध्यम से भी कोशिश किया, कोई नहीं मिलता। स्कूल कॉलेज टाइम में फ्रेंड्स थे और मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मैं मेरे पास बहुत अधिक सैलरी नहीं है, यानी हमारी तनख्वाह बहुत नहीं है, बड़ी नौकरी नहीं है, या मैं गवर्नमेंट नौकरी में नहीं हूँ, शायद इसलिए मैं अभी शादी भी नहीं हुई है। और
लेकिन यही ये लिख रहे हैं कि इनको मतलब खराब लगता है कि इस तरीके से कोई भी इनका मित्र नहीं बन रहा है। तो अनमैरिड गर्ल्स को देखती हूँ और उनकी फ्रेंड्स लिस्ट तो सोचती हूँ कि इनके मैरिड फ्रेंड्स कैसे कनेक्ट हैं, तो मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। जी, तो कुछ दोस्तों इनका, हाँ जी, दोस्त और सखियां सहेलियां तो अमूल्य कहते हैं कि धन है, तो उनके बिना तो बिल्कुल हाँ, काम ही नहीं क्योंकि ये चलता। लिख रहे हैं कि इनको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा तकलीफ की बात तो है। लेकिन क्या कर सकते हैं जी। कुछ कारण तो होगा, तो यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी, तो और आप क्या है? बता रही हैं रेसिपी या अच्छा, फिर ऐसा? गीत सुनवाते हैं? हाँ हाँ, गीत सुनते हैं। इसी के साथ सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त होता है, तो इजाजत दीजिए रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव को। नमस्ते।